जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। 2024 के धर्म युद्ध में विरोधी दल को अर्जुन नजर आ रहा है। यह युवा चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का चुनाव एक ऐसा रण क्षेत्र है जहां कौन सा योद्धा कब किस तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किस रूप में करते हुए नजर आएगा, ये आने वाला समय ही तय करता है। जी हां, बात कर रहे हैं बहुचर्चित लोकसभा सीट 78 भदोही प्रतापपुर के युवाओं के आदर्श कहे जाने वाले उस युवा चेहरे की, जो जिले में ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले युवा, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, वरिष्ठ समाजसेवी, प्रदेश प्रधान, महासचिव, जनता दल यू के सह प्रदेश प्रवक्ता, जो इस लोकसभा चुनाव 2024 के इस धर्म युद्ध में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक की भूमिका में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए विरोधियों को महाभारत के अर्जुन के रूप में नजर आने वाले एक ऐसा देशभक्त, जो जनपद की हर एक छोटी बड़ी समस्याओं का संज्ञान में लेकर गरीब, मजलूम, किसान के हक की लड़ाई को प्रथम प्राथमिकता देने वाले डीएम सिंह गहरवार की, जिन्हें लोग मसीहा मानते हुए डीएम भदोही भी कहते हैं। एबीएन न्यूज से बात करते हुए बेबाक बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनने के लिए आइए रुख करते हैं भदोही की ओर। देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। में पूर्वाग्रह दिखा तो मैं तो प्रतिरोध करने वाला सदैव खड़ा रहता हूं। प्रतिरोध करने के लिए कभी किसी से दबा नहीं। किसी का भी प्रतिरोध आप कभी भी कर सकते हैं। स्वभावतः कर दूंगा। जनता का विकास पहले। भदोही के विकास की आवाज़ अगर कोई नहीं बनेगा तो वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, किसी दल का हो, सबसे पहले प्रतिरोध डीएम सिंह गहरवार ही करेगा। रेडी। डीएम सिंह गहरवार जी उर्फ डीएम भदोही जी, भदोही प्रतापपुर लोकसभा सीट 78 से अभी जिस तरह का समीकरण देखा जा रहा है, चुनाव का जिस तरह का माहौल नज़र आ रहा है, आप भी फील्ड में हैं, आप भी मैदान में हैं और शुरू से आप ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और लोग कहते भी हैं कि डीएम भदोही ज़मीनी नेता हैं, तो लोगों के बीच में आना जाना आपका चल रहा है। तो इस समय जो समीकरण चल रहा है उसके बारे में कुछ बताइए, क्या नज़र आ रहा है? देखिए, एक तरफा समीकरण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता का विश्वास है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जनता का विश्वास है और वो दिख रहा है। समीकरण की रही बात तो समीकरण वहाँ देखा जाता है, उसकी समीक्षा वहाँ होती है जहाँ लड़ाई हो। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है और आप जानते हैं कि प्रतिपक्ष का प्रत्याशी उत्तर प्रदेश की पार्टी से नहीं है। वो प्रत्याशी जिस पार्टी से है उसकी भी विचारधारा और उसके शासन काल को भी भदोही के लोग ही देखे हैं और भदोही के जनमानस के द्वारा वह प्रतीत भी हुआ है कि उनके साथ किस प्रकार का शोषण हुआ है। तो निसंदेह यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का आगमन हुआ, उनका कार्यक्रम भी हुआ। विपक्ष का कहना है कि मोदी जी के आगमन के बावजूद भी माहौल नहीं बना पाए लोग और अखिलेश जी का आगमन जैसे कि 21 तारीख को बताया जा रहा है कि आ रहे हैं, तो उसे देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भीड़ भेड़ में होती है, व्यक्तित्व में नहीं होता। और नरेंद्र मोदी जी के रैली के उपरांत भदोही की जनता के बीच में आप जाइए और पूछिए, एक तरफा अगर कोई प्रखर नेतृत्व करता, विश्व में देश की ख्याति बढ़ाने वाला और कह सकते हैं कि G20 से जो G21 कर सकता है, तो स्वाभाविक है कि ऐसा प्रखर लीडर आने के बाद भदोही का माहौल पूर्णतः चेंज हुआ है। और चेंज होने का कोई वो ही नहीं होता। जिसका माहौल न बना हो उसका माहौल बनने पर लोग चर्चा करते हैं। जिसका पहले से माहौल है उसका चर्चा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी का माहौल पहले से ही है और आदरणीय मोदी जी के आने से भदोही में एक अलग प्रखरता जगी है और लोगों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। जैसे गठबंधन अभी यहाँ पे टीएमसी से ब्राह्मण चेहरा को उतार दिया है और लोगों का कहना है कि ब्राह्मण वोट पे उनका ज़्यादा नज़र है, उसे साधने की कोशिश की जा रही है। तो आप भी मैदान में हैं, तो क्या लग रहा है आप? देखिए, जिस पार्टी से गठबंधित विपक्ष के नेता यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उस पार्टी की ही विचारधारा है जाति और धर्म पर काम करना, उस पार्टी की ही विचारधारा है परिवारवाद पर काम करना। तो निसंदेह ये उसी विचारधारा से काम करेंगे। और रही बात ब्राह्मण वोटर की,
तो हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई आदरणीय ललितेश जी या टीएमसी के प्रत्याशी जो ब्राह्मण हैं वो ये बताएं कितने ब्राह्मणों का हित आपने किया है, कितने ब्राह्मणों को, जबकि आप ऐसे परिवार से हैं जिस परिवार में माननीय मुख्यमंत्री हों, उस परिवार से कितने ब्राह्मणों को रोजी रोजगार की व्यवस्था की गई और उत्तर प्रदेश में कितनी फैक्ट्री, कितने रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए, आप वही गिनती करा दीजिए। और दूसरा विषय, ये रही बात ब्राह्मण चेहरे की, तो व्यक्ति जाति पर वोट नहीं देता, व्यक्ति विकास पर वोट देता है। आप जिस पार्टी के नाम से वोट मांग रहे हैं वहाँ केवल दंगा और फसाद होता है, वहाँ हिंदू समुदाय को चुन चुन करके प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है। यह चुनाव जानते हैं कैसा है? यह चुनाव दंगा बनाम विकास का है। भदोही में यह चुनाव सर्व समाज के हित बनाम भ्रष्टाचार से है। यह चुनाव आप समझिए भदोही में कि एक तरफा विकासवाद की व्यवस्था को स्थापित करने का है, जो एकलौता अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो वो डॉक्टर विनोद बिंद आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं। जैसे कि आपकी पार्टी, जिससे भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, एनडीए की बात कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से अभी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्राह्मण चेहरा जो बंगाल में नेतागिरी करता था या नेता के राजनीति में था, उसकी हत्या कर दी गई थी वहाँ, और आपकी पार्टी की तरफ से उसे श्रद्धांजलि दी गई या भाजपा वालों की तरफ से उससे श्रद्धांजलि दी गई, तो इसको भी ब्राह्मण जाति को राजनीतिक रूप में ढालने का इल्जाम लगाया जा रहा है आप लोगों को। भाई हम तो वही पूछना चाहते हैं कि क्यों ललितेश जी उस परिवार को श्रद्धांजलि नहीं दिए। ललितेश जी जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उस पार्टी के गठबंधन दल के नेता एक अपराधी को, एक माफिया को श्रद्धांजलि दे करके उसको शहीद आजम बता रहे हैं। मनीष शुक्ला को क्यों नहीं बता रहे हैं भाई? मनीष शुक्ला तो एक सामान्य परिवार का व्यक्ति था और रोजी रोजगार के लिए वहां पश्चिम बंगाल में गया था। उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए एक ब्राह्मण चेहरा वहां क्यों नहीं गए भाई? आप श्रद्धांजलि देने जाइए, क्योंकि आपके पार्टी की सरकार द्वारा सरकार में इस प्रकार की हत्या, दुर्दांत हत्या किया गया। आप कितना संरक्षण देने के लिए, कितना उस परिवार को मदद करने के लिए आप आगे आए हैं, ये बताएं। ये लोग, उनका कहना है कि ये 4 साल पहले का ये मामला है, आज जब लोकसभा चुनाव सामने आ गया है तब इन लोगों को कैसे याद आ गया। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, रही बात चुनाव की, तो चुनाव में तो गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, ये तो सबकी नीति और नियति है। और आप एक चीज़ और बताइए, जितने लोग हमारे भदोही से कलकत्ता में रहते हैं, आप एक व्यक्ति से पूछिए कि कलकत्ता की सरकार कैसी चल रही है, आप लोगों को क्या कोई स्पेशल व्यवस्था मिलता है, क्या आप लोगों को उस प्रकार का संरक्षण मिलता है जितना वहां अन्य समुदाय को लोगों को मिलता है? तो वो एक ही प्रश्न करेंगे, अगर कलकत्ता या पश्चिम बंगाल के किसी कोने में उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति वहां हिंदू समुदाय का रहता होगा तो वो यही कहेगा कि टीएमसी को कभी वोट मत देना, नहीं तो विकास नहीं होगा, केवल दंगा होगा, केवल फसाद होगा। आता ही उत्तर प्रदेश में जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, कितने दंगे हुए? एक भी दंगे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इस सरकार में माफिया पोषित नहीं किए जाते, समाप्त किए जाते हैं, मिट्टी में मिलाए जाते हैं। आपके सामने उदाहरण स्वरूप बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि जो समाप्त कर दिए गए। जो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की विचारधारा से चलने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार एक जिले में एक माफिया को पोषित करता था, आज उस पार्टी के लोग माफिया को ढूंढ रहे हैं, अपने आका को ढूंढ रहे हैं। वो बेचारा है ही नहीं, वो तो मिट्टी में मिल गया या तो बाबा की बुलडोजर में समाहित हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है कि टीएमसी का यही लीडर जो यहाँ प्रत्याशी है अपनी सुरक्षा वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व पर, योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन पर उसको भरोसा है कि यहाँ सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। हमको कोई बताए कि क्या टीएमसी के सरकार में पश्चिम बंगाल में टीएमसी का ही लीडर अपनी सुरक्षा वापस करके चल सकता है? नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि उसको अपने समुदाय से ही डर है। जैसे यहाँ भी वो चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन किसी प्रकार का कोई सुरक्षा लेके नहीं चल रहे हैं। अरे वही तो कह रहा हूँ, उनको भरोसा है, वो तो खुद ही बता रहे हैं कि बाबा के सरकार में सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा से लोगों को डर है, कोई यहाँ गलत नहीं करेगा। जैसा कि आपकी पार्टी की तरफ से जय श्री राम का नारा दिया जा रहा है, तो अभी एक जगह जनसमूह के जनसंवाद में वो लोग उनकी पार्टी भी घूम रही थी, हम लोग भी वहाँ कवरेज के लिए गए थे, तो उनकी पार्टी की तरफ से भी जय श्री राम और प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय का नारा लगाया जा रहा है। देखिए, श्री रामचंद्र जी सबके हैं, किसी एक के नहीं है, किसी पार्टी विशेष के नहीं है, किसी जाति विशेष के नहीं है।
भगवान श्री राम पुरुषों में उत्तम राम माने गए और उनके पद चिन्हों पर चलने का सब काम कर रहे थे। ये है कि उनको अब वोट के लिए उपयोग कर रहा है। इसके पहले कभी टीएमसी जय श्री राम नहीं कहा था, इसके पहले कभी समाजवादी पार्टी के लोग जय श्री राम नहीं कहे, इसके पहले कभी कांग्रेस के लोग किसी मंदिर में नहीं गए, इसके पहले कभी समाजवादी पार्टी का कोई लीडर अयोध्या में नहीं गया, इसके पहले समाजवादी पार्टी के लोग यही अयोध्या मंदिर बनवाने के लिए हिंदुओं पर बेबाकी तरीके से गोली चलवाने का काम किए। तो अब जय श्री राम याद आ रहे हैं, चुनाव में जय श्री राम का नारा लगा रहे हो, तो राम के नाम से वोट मांगना बंद करो। जो राम को सुरक्षित किया, जो कुटिया से महल दिया, जो काशी विश्वनाथ को कॉरिडोर बना करके सुसज्जित किया, सुंदर बनाया, जो मां विंध्यवासिनी के धाम को आज विश्वविख्यात बनाने का प्रयास कर रहा है, वो सरकार श्री रामचंद्र जी के नाम से वोट मांगे तो अच्छा लगता है। आप नहीं मांगने लायक हैं। परिवार से 5 सांसद और 7 सांसद के रूप में प्रत्याशी होते हमारी पार्टी के परिवार से। अगर तुष्टीकरण की राजनीति करते तो हम जरूर मुख्तार अंसारी के यहाँ मिट्टी डालने जाते हैं। अगर हम तुष्टीकरण की राजनीति करते तो अतीत जैसे माफिया को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे पार्टी के लीडर जरूर जाते। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम तो राष्ट्रवाद और विकासवाद की राजनीति करते हैं। मनीष शुक्ला की हत्या की जहां तक बात की जाए तो विपक्ष की तरफ से इल्ज़ाम है कि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उससे कहीं ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या की गई है। ऐसा नहीं है, एक भी हम नहीं। अब ब्राह्मण का नहीं, यहाँ अपराधी को मारा गया है, यहाँ अपराधी को मारा गया है। वो ब्राह्मण समुदाय का हो, ठाकुर समुदाय का हो या वैश्य और अनुसूचित जाति का हो। जो माफिया है, जो जनता को शोषित किया है, जो जनता को के रोए को डहकाया है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ समाप्त किया गया हो, किसी जाति को नहीं। जैसे आप घूम घूम के अब आप लोग अब कर रहे हैं लोगों से कि अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं मोदी ही क्यों? चूँकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आप किसी ऐसे प्रधानमंत्री को बताइए जो मोदी जी के पहले कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री हो, विश्वविख्यात, विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर भारत को विश्व गुरु बनाने का प्रयास किए हों। आप बताइए कोई रहा? जैसे कि कहा जा रहा है कि विपक्ष में राहुल जी हैं, उनको बताया जा रहा है कि वो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन हैं और वो समझदार हैं, इस तरह की बात की जा रही है। मोदी जी को तो अनपढ़ कहा जा रहा है। देखिए, जो पढ़ा लिखा लीडर विपक्ष कांग्रेस के राहुल जी हैं, आज उन्हीं के वजह से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। वो स्टार प्रचारक भाग के हैं, तो उनके जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर विपक्ष में रहेगा तो स्वाभाविक है हम इसी तरह से सरकार चलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कोई संदेश देना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं? मैं यही निवेदन करूंगा कार्यकर्ताओं सहित भदोही जनता से, अपील करूंगा कि 25 तारीख को आप वोट दीजिए और आप वोट दीजिए, अपने विकास के लिए दीजिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करके भदोही को, उपेक्षित भदोही को मजबूत भदोही बनाने के लिए, जो 60 वर्ष तक शोषण हुआ है वो 10 वर्ष में इसको विकसित बना करके इस भदोही को भी फ्रंट लाइन पर खड़ा करना है, जो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए काम करे और उस पार्टी को जो आज तक आपके समुदाय को सुरक्षित किया है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप लोग वोट करिए, यही निवेदन करना चाहूँगा। ये थे डीएम भदोही जिन्हें कहा जाता है डीएम सिंह गहरवार, और ज़िले के लोग इन्हें कहते हैं डीएम भदोही के नाम से जानते हैं और ये खुद भी कहते हैं कि मैं डीएम भदोही बोल रहा हूँ। तो राजनीतिक मंच की बात हो, मीडिया कॉन्फ्रेंस की बात हो या कहीं जनसभा की बात हो, तो ये तो पूरा ज़िला जानता है कि डीएम भदोही जिस तरह से अपनी बातों को बाखूबी रखते हैं, ये कला तो शायद इन्हें ईश्वर ने ही दिया है बहुत पहले से। और फिर होगी किसी मोड़ पर मुलाकात और उम्मीद करते हैं कि चुनाव के पहले एक बार फिर हमारा इनका सामना होगा। आज तो बस रास्ते में ही ऐसे मुलाकात हो गई थी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और डीएम भदोही जी से मैं करता हूँ नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।